नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रकथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस खास पेशकश में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी फिल्म की कहानी जो न केवल 1953 की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म थी, बल्कि संपूर्ण भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। हम बात कर रहे हैं 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन की। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनी की हरी दुनिया बन के दुनिया हो। बिमल रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा रॉय ने मुख्य भूमिका निभाई। कितने दिनों के बाद भगवान जी की दया हुई है। पिछले 2 बरस तो ऐसे गुजरे हैं पारो, बस पूछो मत। अब की अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा लाऊंगा। 2 बीघा जमीन एक समाजवादी फिल्म है और भारत के समानांतर सिनेमा के प्रारंभ की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। ये सब कहाँ से मिले? कहीं से भी आए बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं, जब तक तुम नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने बापू। दोस्त कौन दोस्त? क्या करता हूँ? वो बापू वो पॉकेट मार है बापू। पॉकेट मार? मेरी का मार लगा तू मेरे सामने? किसान का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी बचुआ, तेरी माँ सुनेगी तो शर्म के मारे जान दे देगी। उठाइए सब चीज, नहीं मैं बाहर सड़क पर, रुपया भी दिया वापस अभी इसी वक्त। फिल्म का संगीत दिया मशहूर संगीतकार सलिल चौधरी ने। साथ ही फिल्म की कहानी भी सलिल चौधरी ने ही लिखी। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। फिल्म की कहानी बड़ी करुण है। 2 बीघा जमीन हृदय स्पर्शी और परिष्कृत रूप से एक बेदखल किसान का जीवन चित्रण है। एक किसान के बहाने देखा जाए तो ये फिल्म संपूर्ण भारतीय किसान समाज का सबसे मानवीय चित्रण प्रस्तुत करती है। जमींदार जी के साथ जो 2-3 आदमी हैं वो शहरी मालूम होते हैं। तब तो जादव ठीक ही कहता था, जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। ये क्या एक नई मुसीबत? तब तो हम सबको खेती बाड़ी हटानी पड़ेगी। अरे भाई, जमीन जमींदार जी की, वो जो चाहे सो करें, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? लेकिन सारी जमीन तो जमींदार जी की नहीं है। बीच का ये 2 बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बने नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गया हो क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। शंभू महतो जो किसान है, जिसके किरदार में नजर आए भारतीय सिनेमा के उम्दा कलाकार बलराज साहनी। इन सबसे तो कुछ भी नहीं बनेगा पारो। तो मैं क्या करूं? और कुछ नहीं तो मुझे भी साथी बेच डालो। जरा गुस्सा तो देखो। अरे तुझे खरीदने की हिम्मत है किसी में? रहने तो अपने चोंच ले। पारो, उनकी पत्नी पारो जिसका किरदार निभाया निरूपा रॉय ने, दोनों का पुत्र कन्हैया जिसके किरदार में हमें दिखे बाल कलाकार रतन कुमार। तो स्कूल से भागा? अरे नहीं बापू, छुट्टी हो गई। कैसे? वो मास्टर जी है ना, उनकी गाय खो गई है, उसे खोजने गए। अच्छा जा, तू भी मास्टर जी के पीछे पीछे जा। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म की कहानी। 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी की भूमिका एक रिक्शा चालक की है। बलराज साहनी जो पढ़े लिखे शहरी हैं, तो वो सोचने लगी कि उनकी भूमिका कहीं दर्शकों को बनावटी न लगे। कई दिन वो भूखे रहे। यहाँ तक इसे समझने के लिए उन्होंने रिक्शा चालकों के बीच वक्त बिताया। वो अपनी माँ और बुआ को रिक्शे पर बैठाकर नंगे पैर घंटों रिक्शा चलाते ताकि वो फिल्म में अपनी भूमिका को सही तरह से निभा सके।
शायद यही वजह है कि ये फिल्म बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाई। उसका श्रेय मिला रिक्शा चालक की भूमिका निभाने वाले बलराज साहनी को। उन्होंने सही मायने में सिद्ध कर दिया कि वो एक उम्दा अभिनेता हैं। लगातार 2 बरस से बरखा नहीं हुई, खेत सूख गए, पेड़ों के पत्ते तक मुरझाकर झड़ गए, आकाश में बादलों का नाम तक नहीं, देश भर में हाहाकार मच गया। लेकिन सभी दुखों का अंत होता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गांव में भयानक अकाल पड़ने के बाद बारिश की बूंदों से, जिसकी वजह से सभी लोग खुशी मना रहे हैं। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन लगी, एक लगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन लगी, एक लगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे। और वहीं दूसरी ओर गांव का जमींदार हरमन सिंह, जिसका किरदार निभाया है अभिनेता मुराद ने, वो एक शहर के ठेकेदार से अपने गांव की जमीन को बेचने का सौदा कर रहा है। मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं। यहाँ एक मिल लगवाऊंगा, तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी। क्योंकि ठेकेदार वहाँ पर एक मिल बनाना चाहता है। मिल लगने से ये गांव गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। घर घर में बिजली के लैंप लगेंगे, सर पर पंखे फर फर करेंगे। जमींदार राजी हो जाता है अपनी जमीन बेचने के लिए, लेकिन उसके लिए एक अड़चन है, और वो है उसकी जमीन के बीचों बीच शंभू की 2 बीघा जमीन। अब बीच का ये टुकड़ा न मिलने से हमारा इतने दिनों का प्लान सब टरफस हो जाएगा। देखिए ना, हमने तो प्रॉस्पेक्टस भी छपवा लिए हैं, द ग्रेट जनता मिल्स लिमिटेड, जिसे शहरी ठेकेदार पाना चाहते हैं। जमींदार विश्वास दिलाता है कि शंभू की जमीन भी उनको जरूर मिल जाएगी। नहीं बेचेगा, अजी उसका बाप बेचेगा। जाएगा कहाँ? उसकी चोटी तो मेरे हाथ में है। लेकिन आज के किसान नहीं रहे, सब आदमी बन गए हैं। चोटी कटाकर भाग जाएंगे और आपके हाथ में कड़ी चुड़िया ही रह जाएगी। शंभू की जमीन पाने के लिए हरमन सिंह उसे अपने पास बुलाता है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे कागज पे। इसमें क्या लिखा है? जो अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए। वही मैं मिल लगवा रहा हूँ। ले अंगूठा लगा दे झट से। और हरमन सिंह शंभू से अपने दिए ऋण के बदले उसकी जमीन देने को कहता है, लेकिन शंभू उसे मना कर देता है। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है? मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा? नहीं बेचेगा? जमींदार अगले ही दिन शंभू से उधार लिया पैसा चुकाने के लिए कहता है। अच्छा, तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाऊँ। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूँ, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार। शंभू वापस आकर अपने पिता और बेटे की सहायता से ऋण की रकम, जो कि 65 रुपए है, जमा करता है। मैं कहती हूँ आखिर बात क्या है? बात क्या होगी? ये सब बेचकर जमींदार का पूरा कर्जा चुका दूंगा। सब तो गया, अब यही रह गया है। जो मर्जी वो करो। पार्वती, मैं अजी कुछ बोलो भी मुँह से। किस मुंह से कहूँ पार्वती? मैं तुझे कभी कुछ बनवा के नहीं दे सका। ओह, तो बाप के दिए हुए ये झुमके भी लेना चाहते? अगर जमीन बच गई तो फिर ये सब हो जाएगा, है ना? बहुत ही मुश्किलों से शंभू पैसा इकट्ठा कर और जमींदार को चुकाने के लिए उसके पास जाता है। मेरे हिसाब में आपके 65 रुपए निकलते थे। नायब जी, खाता देखकर बताइए तो इसके में कितने बकाया है? कुल 235 रुपए 8 आने इसके नाम लिखे। ये किसका हिसाब देख रहे हो नायब जी? जरा ठीक से देखो ना। शंभू ये जानकर हैरान हो जाता है कि ऋण की राशि 65 रुपए नहीं 235 रुपए है, क्योंकि जमींदार ने अपने मुंशी से सारे कागजात जाली करवा लिए हैं और रकम बढ़कर 235 कर दी।
हजूर मैं साहब मैं गरीब बिल्कुल मारा जाऊंगा हजूर। हजूर थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हजूर। हजूर मैं बात में आपके पाँव पड़ता हूँ हजूर। आज जिसके पाँव पकड़ रहा है कल उसी से सीना तान कर कह रहा था कि जमीन नहीं दे दूंगा हजूर। बस अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। मामला पहुंच जाता है अदालत में। शंभू इसे लेखाकार से हुई गलती मानता है। शंभू के पास कोई भी गवाह या सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से वो मुकदमा हार जाता है। विश्वास कीजिए हजूर, मुझे कुल 65 रुपए ही देने। तुमने उन चावलों की कीमत चुकाई? नहीं हजूर। तुम्हारी तरफ 3 बरस का लगान बाकी है। 1 बरस का हजूर, 2 बरस का लगान तो मैं दे चुका हूँ। उसकी कोई रसीद है? रसीद तो नायब जी ने दी नहीं हजूर। अगर नायब जी ने कोई रसीद नहीं दी तो और कोई सबूत है या कोई गवाह है? गवाह तो कोई नहीं हजूर, भगवान गवाह हजूर। अदालत फैसला सुनाती है कि अदालत की राय में शंभू महतो को यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, मगर उसकी माली हालत को देखते हुए अदालत उसे 3 महीने की मोहलत देती है। अगर इस अरसे में भी शंभू महतो सारा रुपया न चुका दे तो ठाकुर उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा लेने के हकदार। दया कीजिए हजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब सब भूखे मर जाएंगे हजूर। शंभू निराश और हताश हो जाता है। तभी उसके जानने वाला उसे सलाह देता है कि वो कलकत्ता जाकर नौकरी कर ले और अपना कर्जा चुका दे। तू भी एक दफे कलकत्ते जाकर कोशिश कर देखना। कैसे जा सकता हूँ चाचा, कोई जान पहचान भी तो होनी चाहिए। अरे जान पहचान तो जाने से हो ही जाएगी। यहाँ गांव में बैठे बैठे 3 महीने में क्या इतनी बड़ी रकम जुटा सकेगा तू? बात तो तुम खरी कह रहे हो चाचा। शंभू अपने पिता से सलाह करता है। आखिर जमीन तो बचानी ही है, जो ठीक समझे कर दे। और कोई रास्ता नहीं है बापू। सोचता हूँ कल ही कलकत्ते चला जाऊँ। कलकत्ते? एक बार और सोच दे बेटा, परदेश जाकर क्या करेगा, कहाँ रहेगा? कलकत्ते? वहाँ तो रेलगाड़ी पर चढ़कर जाना होता है ना दादू? हाँ बेटा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बापू। तभी शंभू और उसका बेटा कलकत्ता के लिए निकल पड़ते हैं। बापू वो देखो क्या है। अरे तेरे बाप के बगीचा है, खड़े खड़े क्या देख रहा है? फुलवाड़ी है क्या? अरे लेकिन शहर के तौर तरीके उन्हें समझ नहीं आते। बाहर एक कलकत्ता शहर, काम तो क्या पूछने पर कोई बात का जवाब तक नहीं देता। कल ही घर लौट जाएंगे। हाँ बापू, गांव बहुत अच्छा है, वहाँ दादू है, माँ है और तू चुप रह दे, तेरे कारण तो और भी मुसीबत हो गई। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। कलकत्ता में बीती पहली रात में ही उनका लाया सब सामान चोरी हो जाता है। अरे बचवा उठ बैठ, मैं तो लुट गया, हमारी पोटली को उठा ले गया। और बापू लोटा भी नजर नहीं आ रहा। अरे साहब, तू देगा तो कुछ भी नहीं, उल्टे सब कुछ ले लेगा। अब क्या करूं, गांव से जो रुपया पैसा लाए थे वो तो सब इस पोटली में था, अब तो वापस भी नहीं जा सकते। ऐसे में जब कन्हैया को बुखार हो जाता है तो जैसे तैसे शंभू रहने का इंतजाम करता है। ले ये है कोठरी, कहाँ है तुम्हारा बिस्तर बिछाना? बिस्तर बिछाना तो कुछ नहीं, जो था सब चोरी हो गया। उसके पड़ोस में रहने वाला एक वृद्ध व्यक्ति जो रिक्शा चालक है, वही व्यक्ति शंभू को रिक्शा चलाना सिखाता है। फिर शंभू रिक्शा चालक का व्यवसाय अपना लेता है। तो मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। बड़ा जानलेवा काम है। होने दो, मुझे कायदा कानून सिखाकर लाइसेंस का बंदोबस्त कर दो। मैं अच्छा हो जाऊं तो मैं सब कुछ सिखला दूंगा। रोको! अरे क्या करता है, रिक्शा उलट जाएगी, इस तरह कहीं रिक्शा रोकते हैं? तुमने तो कहा रोको। हाँ, मगर रोको सुनकर रिक्शा को आहिस्ता करके बाएं हट के रोकना। थोड़ी मेहनत और कर लो, साफ चलो। शाबाश, अब तो तुम बिल्कुल सीख गया। अपने पिता को काम करता देख उसका बेटा कन्हैया भी जूते पॉलिश करने का काम करने लगता है। आओ बाबूजी आओ, फुट पॉलिश, बूट पॉलिश, एकदम बढ़िया पॉलिश। जूते में चमक आ जाएगी बाबू, जूते में जान पड़ जाएगी। आओ बाबू आओ। दोनों पिता पुत्र पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और पैसे बचाते भी हैं। बापू अचानक मेरे पेट में बड़ा दर्द होने लगा, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों तो समझ गया रे बेटा, लेकिन इस तरह भूखे रह रहकर हम कितने पैसे बचा सकते हैं? मेहनत पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। शंभू के पास जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं वो पारो को मनी ऑर्डर से पैसे दे देता है।
और साथ ही अपने रहने का पता भी पारो को भेजता है। गंगू महतो घर पर हो? भाई तुम्हारे नाम मनी आर्डर आया है, रुपए भेजे हैं। रुपए किसने भेजे हैं? शंभू महतो ने। शंभू ने? अरे बहू जल्दी आ, शंभू की खबर आई है। ये 48 रुपए आठाने भेज रहा हूँ, हर 15 दिन बाद भेजा करूँगा, संभाल के रखना। हम दोनों ठीक हैं, अपना पता लिख दिया है, चिट्ठी लिखना। एक दिन शंभू हादसे का शिकार हो जाता है और उसे गंभीर चोट लगती है। अच्छा बाबू, अरे जल्दी चला। 4 रुपए दूंगा। 4 रुपए बाबू? 5 रुपए दूंगा। 6 रुपया। 6 रुपया? जल्दी चल। आओ से। बापू, ये तुम्हें क्या हो गया बापू? डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि वो आराम करे और सेहतमंद खाना खाए। अस्पताल वालों ने कहा है कि 10-15 रोज बिछौने से नहीं उठाना चाहिए, खून ज्यादा निकल गया है, इसे खाना पीना जरा ठीक करना चाहिए। मगर शंभू पैसे बचाने और कमाने की जद्दोजहद में अपनी सेहत को अनदेखा करता है। चाहकर भी शंभू काम पर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो बहुत निराश हो जाता है। वहाँ गांव में पारो परेशान होती है शंभू और कन्हैया की याद में। इतना घबराती क्यों है तू? घबराऊं ना तो क्या करूं, उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती। जमींदार के अभी 50 रुपये और देने हैं, मियाद पूरी होने में तो बहुत थोड़े दिन बाकी है, क्या करूं? तुझे तो पहले ही कहा था हमारे साथ काम किया कर, उसमें क्या बुरा है? रोज का 1.5 रुपया मिलेगा, खा पी कर कम से कम 1 रुपया तो बचा लेंगे। बोल, अगर मर्जी हो तो आज ही ठेकेदार से बात करो। हाँ बहन, कर लो। पारो ठकुराइन से अपना दुख बांटती है। ठकुराइन की छोटी सी भूमिका में नजर आई अभिनेत्री मीना कुमारी। वो पारो को सलाह देती है, अब रोने धोने से क्या होगा, बीमार सभी होते हैं, तू जाकर बच्चों को और अपने घर वाले को वापस ले आ। क्या वो आएंगे? अभी तो बहुत रुपए बाकी है। रुपयों की तो चिंता न कर, बाकी पैसे मैं दे दूंगी, धीरे धीरे चुका दे। तुम्हारे जैसे लोग भी धरती पर रहते हैं, ये बात तुम्हें देखे बिना नहीं समझी जा सकती। वहाँ शंभू का बेटा अपने पिता की हालत देख नहीं पाता और परेशान हो जाता है। इसी के चलते गलत संगत में पड़कर चोरी कर बैठता है, ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर अपने पिता की हर समस्या सुलझा सके। ये हजरत का दिन है, पहला गप्पा लगेगा। कैसा गप्पा? अरे चलना तू। नहीं, मुझे चोरी का माल नहीं। ला गाड़ी निकाल। मार लिया मैदान है, असली सोने की मालूम होती है। इसे पान वाले के पास बिक्री करने से कम 300 रुपए मिलेंगे। 300 रुपए? 300 रुपए तो 265 रुपए से। हाँ बे बुद्धू, हाँ। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम मुझे उसमें से 50 रुपए दे दोगे? इतने रुपए कमाने में तो तुम्हें 1 घंटा भी नहीं लगता, और सिर्फ 50 रुपए के लिए मेरी माँ को उपवास करना पड़ता है। मेरा बाप मरने के करीब है, हमारा घर बार जगह जमीन सब कुछ चला जाएगा। मुझे रुपए दोगे? मगर ये सब जानकर शंभू को दुख होता है। वो कन्हैया को डांटता भी है। ये सब कहाँ से मिले? कहीं से भी आए बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने। दोस्त? कौन दोस्त? क्या करता हूँ? वो बापू वो पाकिट मार है बापू। पाकिट मार? मेरी का माल रहा तू मेरे सामने? किसान का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी? चुरा? तेरी माँ सुनेगी तो शर्म के मारे जान दे देगी। उठाइए सब चीज, फेंक दे बाहर सड़क पर, रुपया भी दे वापस अभी इसी वक्त। शंभू जैसे ही थोड़ा ठीक होता है अपने काम में जुट जाता है। मत जाओ बापू, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। मोहलत पूरी होने में कुल 5 दिन बाकी। जैसे भी हो मुझे 50 रुपए छोड़ दे बच्चा, मैं जरूर जाऊंगा। तभी पारो गांव से कलकत्ता आती है, लेकिन एक अनजान शख्स के चंगुल में फंस जाती है। मैं समझ गई तुम अच्छे आदमी नहीं हो। वाह, बहुत जल्दी समझ गए। जब तुम समझ ही गए तो बिना गोलमाल के सीधी तरह निकालो, कितने पैसे तुम्हारे पास? नहीं, तुम पैसे नहीं दोगी, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पास पड़ती ये पैसा मत लो, खून पानी एक पैसे कमाए हुए। जब वो उस शख्स से अपनी जान बचाकर भागती है तो एक हादसे का शिकार हो जाती है। शंभू को सड़क पे बेहोश हालत में मिलती है पारो। रिक्शा, अब एक बेचारी औरत गाड़ी से दब गई है, जल्दी चल नहीं तो मर जाएगी बेचारी। चलो।
मारो। अब यहाँ बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं, अगर इसकी जान बचानी है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। पारो के इलाज में शंभू की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। देखो भाई, उसे फौरन ही कुछ इंजेक्शन और खून देने की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल की तरफ से ये कीमती दवाइयाँ नहीं दी जाती, तुम्हें ये सब लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जमीन बचाने के खून बहा कर ये पैसे जमा किए, से खून खरीद दूंगा, जो भी हो पारो जरूर बचा है। बापू, जैसे भी हो मेरी माँ को बचाओ। वहाँ गांव में कर्ज चुकाने की मियाद पूरी होने के बाद शंभू की 2 बीघा जमीन नीलाम कर दी जाती है, जिसे देख शंभू का बूढ़ा पिता पागल हो जाता है। नीलाम करोगे? करो, जरूर करो। हमें घर से बाहर कर दिया तो इससे क्या हुआ? ये घर बहुत छोटा था, अब हमें बहुत बड़ा घर मिल गया है। सारी पृथ्वी ही हमारा घर हो गई। वो नीला आसमान हमारी छत का काम देगा। शंभू जब लौट के आता है तो देखता है कि उसकी जमीन बिक चुकी है और उस जगह पर मिल बनाने का काम चल रहा है। माँ, वो देखो, जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था और वहाँ मेरी रसोई थी। चलो माँ, चलो बापू, अब चले। हाँ, चलो। अंत में वो अपनी जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बैठा गार्ड उससे वो भी छीन लेता है। क्या उठाता है? दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का, कुछ नहीं। क्या दिखा, क्या चुराया है? दिखा, आगे यहाँ से जब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, जब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। कदम कदम देखी भूल भुलैया, कदम कदम देखी भूल भुलैया, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया। इस फिल्म ने न केवल सबसे अच्छी फिल्म के लिए पहला फिल्मफेयर पुरस्कार पाया, बल्कि निर्देशक बिमल रॉय को पहला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब भी दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय फिल्म भी बनी। जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जग 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 जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुझी, एक लगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया रे आया रे। 2 बीघा जमीन न सिर्फ कलात्मक रूप से काफी सराही गई, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी ये बेहद सफल रही। इस फिल्म में न सिर्फ सार्वकालिक उपेक्षितों की, बल्कि शोषितों की भी पीड़ा है। जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के। मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए।
अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। फिल्म में दिखाई गई शहर की सड़कें और गांव के सूखे खेत सभी कुछ एक नया कौतुक बनाकर सामने आते हैं। इसके पात्र, संवाद, अभिनय इसे जीवंत करते हैं। इस फिल्म में वो दुर्लभ जादुई स्पर्श है, सार्वभौमिक मानवता का बोध है, जो संसार को भाईचारे के एक सूत्र में बांध देता है। सब रंग गए इस रंग में, तूने ये क्या जादू किया, संसार की रानी है तू, राजा है मेरा लाडला, दुनिया है मेरी गोद में, पूरा हुआ सपना मेरा, सही मायने में 2 बीघा जमीन भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई और इसीलिए ये भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। जब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, जब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, कदम कदम देखी भूल भुलैया, कदम कदम देखी भूल भुलैया, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। कोई कहे जग झूठा सपना पानी की बुलबुलिया हो, पानी की बुलबुलिया, हर किताब में अलग अलग है इस दुनिया की हुलिया हो, इस दुनिया की हुलिया, सच मानो या इसको झूठी मानो, सच मानो या इसको झूठी मानो, बेढब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, जब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा,